गरीब बहू रानी अनामिका शहर में काम ढूंढ रही थी। ठीक उसी वक्त अपर्णा देवी नाम की एक अमीर महिला कार से रास्ते से जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से अपर्णा देवी की कार रुक जाती है। क्या हो गया ड्राइवर? देखता हूँ मैडम, पेट्रोल भी फुल है। परसों ही इस गाड़ी की सर्विसिंग हुई है, फिर अचानक से ये गाड़ी रुक कैसे गई? वो सब मुझे नहीं पता, उतर के देखो। इस तरह से कहने पे ड्राइवर उतर के देखने लगता है और मनी मन सोचता है, सब कुछ तो ठीक है, पर अचानक से गाड़ी रुक क्यों गई समझ नहीं आ रहा है। अब मैडम कुछ पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? देख के लग रहा है वो गुस्से में है। अब मुझे कौन बचाने आएगा? वो सोच ही रहा था कि अपर्णा देवी गाड़ी से नीचे उतर आती है। वो ड्राइवर को बहुत डांट फटकार लगाती है। कुछ लोग उसी रास्ते से गुजर के जा रहे थे, पर किसी ने भी अपर्णा देवी के पास आकर पूछा नहीं कि क्या हुआ। असल कारण ये था कि अपर्णा देवी बहुत ही बुरी महिला थी। तभी अपर्णा देवी की जान पहचान अनामिका उसे बिना देख के ही वहाँ से जा रही होती है। अनामिका को देखकर अपर्णा देवी उसे बुलाने लगती है। अरे अनामिका, यहाँ पेड़ जैसी एक महिला खड़ी है और तुम बिना देखे ही चली गई। ऐसी बुरी महिला के साथ मुझे क्या मतलब? अगर मैं समय पे काम पे गई तो 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी, और अगर ऐसे फालतू महिला के साथ खड़ी रही तो मेरा भी वक्त बर्बाद हो जाएगा। बकवास नहीं है बेवकूफ लड़की। पेड़, बड़े लोगों को मजबूत पेड़ कहते हैं। ठीक से सुनो, अगर सुनाई नहीं देता फिर से पूछो। मैं भी तो वही कह रही हूँ, सारे के सारे फालतू लोग। फालतू लोग नहीं, पेड़ जैसे आकार के लोग। तो आप क्या आकार के बारे में कह रही है मैडम? कौन सा पेड़? खजूर का पेड़, नारियल का पेड़ या टीक का पेड़? इन सभी में से आप कौन सी पेड़ है मैडम? तुम अब यहाँ से जाओ। जाओ तो। मैडम, मैं और अनामिका कार को ढकेलते हैं। आप कार में बैठकर स्टीयरिंग पकड़िए। अभी अनामिका चली गई तो फिर मदद के लिए हमारे पास कोई नहीं आएगा। ऐसा क्या? ठीक है अनामिका, मैं गाड़ी में जाके बैठती हूँ। तुम और मेरे ड्राइवर जरा गाड़ी को पीछे से धकेलो तो। आपके बारे में जानने के बाद कोई आपके पास आके मदद करेगा क्या? मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी अनामिका। आज से सोच विचार करूंगी, अच्छे से रहूंगी, गुस्सा नहीं करूंगी। पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए जिंदगी में। आज समझ आया, आसपास के लोगों के साथ हमेशा अच्छे से रहना चाहिए। इस तरह से कहने पे अनामिका को उसकी बातों में ईमानदारी का एहसास होता है। ठीक है मैडम, गाड़ी में जाके बैठ जाइए और सिर्फ कहने की बात नहीं, अमल भी कीजिएगा। इस तरह कहने के बाद अनामिका गाड़ी धकेलने के लिए तैयार हो जाती है। देख के अपर्णा देवी और ड्राइवर दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर देर न करते हुए अपर्णा देवी जाके गाड़ी में बैठ जाती है। ड्राइवर और अनामिका दोनों मिलके गाड़ी को पीछे से धक्का देते हैं। अपर्णा देवी आगे सीट में बैठ के कार की स्टीयरिंग पकड़ी रहती है। थोड़ी देर में ही अपर्णा देवी अपने घर के पास पहुंच जाती है। वो अपनी गाड़ी से नीचे उतर आती है। मैं बहुत खुश हुई अनामिका। मैं कैसी हूँ जानने के बाद भी तुमने मुझे मदद की, पर अगर मैं अपने बातों को बदल दूं तो? इसके लिए आप ही जिम्मेदार होगी मैडम। सब कर्मों का फल है, ईश्वर देख लेंगे। अभी मैं निकलती हूँ। कुछ पैसे चाहिए क्या तुम्हें अनामिका? नहीं मैडम, मुझे कोई पैसों की जरूरत नहीं है। मेरे जान पहचान के लोग जब कठिनाई में हो तो मैं मदद करती हूँ। वो भी आप खुद से आके मुझसे कही, मदद मांगी, इसीलिए मैं भी आपके पास आके मदद करती। तुम्हें इस तरह से खाली हाथ भेजना मुझे अच्छा नहीं लग रहा अनामिका। फिर अंदर जाके एक बोतल में हरी घास भरी हुई थी, वो बोतल अनामिका को देती है। ये क्या है मैडम? मुझे क्या पता, रास्ते में वापस आते वक्त एक महर्षि ने मुझे घास भरी हुई ये बोतल दी थी और साथ ही कहा था कि ये एक मायावी घास है। अगर घास को हाथ में लेके कुछ भी मन्नत करोगी तो जरूर पूर्ण होगा। और कहा था अगर विश्वास नहीं है तो किसी अच्छे इंसान को ये देना। फिलहाल तो मेरी नजरों में अभी तुम ही अच्छी इंसान हो, इसलिए ये चीज आप मुझे दे रही है। अच्छा ठीक है मैडम, अभी मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो घास भरी हुई बोतल लेकर अनामिका उनके घर से रवाना हो जाती है। रास्ते में अनामिका लोग और बच्चों की भीड़ देखती है। क्या हो गया? परेशान होकर वो बच्चों के पास जाती है। शारदा बच्चों को पकड़ के बैठी हुई थी। क्या हो गया माँ जी, लोगों की इतनी भीड़ हमारे घर के सामने क्यों? वही बात तो मैं भी पूछ रही हूँ बहू। जिससे भी पूछ रही हूँ वो कह रहे हैं बच्चों ने कहा कि माँ कही है कि एसी लेकर आएगी तो देखने आइएगा। जब बच्चों से पूछ रही हूँ तो ना कह रहे हैं। कोई ऐसी वैसी नहीं है, हमारी किस्मत में तो ठीक से फैन भी नहीं है, फिर एसी कहाँ से आएगा? हो सकता है बच्चों ने इसी तरह कह दिया हो मजाक करने के लिए। उनके बदले में
मैं आप सभी लोगों से माफी मांगती हूँ। इस तरह कहने पे जो लोग उनके घर आए थे वहाँ से चले जाते हैं। हरीश, भव्या, तुम लोगों ने इस तरह से क्यों कहा कि हम एसी खरीदने वाले हैं? बहू, हमारे हरीश और भव्या की इस तरह से कहने के पीछे एक कारण है। वजह है? क्या वजह है, जरा बताइए। बच्चे, अब कहो भी। गर्मियों का मौसम चल रहा है ना माँ, हम ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। हमने कितनी बार आपसे कहा, आपको, दादाजी को, दादी को, आप लोगों ने किसी ने नहीं सुना। इसीलिए सोचा अगर हम कहे कि हमने एसी खरीदा है और आप सभी लोग देखने आइएगा तो आप लोग इज्जत बचाने के डर से शायद एसी खरीद ले आए। इसीलिए हमने सभी से झूठ कहा और घर पे बुलाया। उनकी बातें सुन के अनामिका को बहुत गुस्सा आता है और दोनों बच्चों को वो बहुत पीटती है। वो देखने के बावजूद शारदा कुछ कह नहीं पाती। तुम लोगों से कितनी बार कहा ना कि इस तरह से झूठ मत कहा करो, फिर भी तुम लोगों ने इतनी बड़ी झूठ कही और बाहर के लोगों को भी तुम लोगों ने झूठ बोल के घर पे बुलाया। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करने से एसी खरीद के ले आऊंगी? इस तरह कहने पे बच्चे हरीश और भव्या दोनों दुखी होके बाहर चले जाते हैं। अनामिका आंखों में आंसू लेकर अपने कमरे में चली जाती है। प्रसाद घर से बाहर निकल आते हैं, देखते हैं दोनों बच्चे दुखी बैठे हैं। शारदा, शारदा। प्रसाद के जोर जोर से बुलाने पे शारदा बाहर निकल के आती है। क्या जी, बच्चे दुखी क्यों है? क्या हो गया है? बच्चे जाके सबको कह कर आए कि हम एसी खरीदे हैं। सारे गांव वाले एसी देखने आ गए। ये सुनकर बहू ने उन्हें बहुत डांटा और उसी वजह से दोनों बच्चे दुखी होकर बाहर खड़े हैं। बच्चे, इस तरह से झूठ नहीं कहना चाहिए। सॉरी दादाजी। आज के बाद हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। यही बात जाके अपनी माँ को बताओ बच्चे, जाओ। इस तरह से कहने पे हरीश और भव्या दोनों जाके अनामिका को सॉरी कहते हैं। शारदा जो बच्चों के साथ आई थी उसे वो हरी घास वाली बोतल दिख जाती है। ये क्या बहू, ये बोतल कैसी है? बड़ा अद्भुत दिखने में है। इस तरह से पूछने पे अनामिका बोतल के तरफ देखती है। उसे अपर्णा देवी की बातें याद आने लगती है। फिर अनामिका उस घास भरी हुई बोतल को हाथ में उठा के, ओ जादुई हरी घास, मैं आपसे एकमात्र इच्छा मांग रही हूँ। हमें हरे हरे घास से बने ढेर सारे एसी दे दीजिए। उसमें से हम एक रखेंगे और बाकी सारे एसी हमारे तरह जितने जरूरतमंद गरीब लोग हैं उन्हें हम कम भाव में बेचेंगे। इस तरह कहने पे अनामिका के हाथ से वो हरी घास अदृश्य हो जाती है। फिर हरे हरे घास से बने एसी उसके सामने आ जाते हैं। ये सब देखकर तो शारदा वहीं पे बेहोश हो जाती है। अनामिका भी बड़े ही आश्चर्य से देखने लगती है। बच्चे हरीश और भव्या वहीं पे खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। दादाजी, एसी आ गया, इधर आइए जरा। हाँ दादाजी, माँ ने विनती की और तुरंत हरी घास वाली एसी आ गए। आइए दादाजी, जल्दी देखने आइए। इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाते हैं। प्रसाद उनकी बातें सुन के अंदर से भागते भागते बाहर देखने के लिए आते हैं। वहाँ पे रखे हरी घास वाली एसी को प्रसाद आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। शारदा के तरह ही प्रसाद को भी क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक से अनामिका प्रसाद को कहती है, पिताजी, चलिए हम मिलके एक एसी को दीवार पे लगा के देखते हैं। अनामिका के कहने पे प्रसाद एक स्टूल ले आते हैं और दीवार पे एसी लगाते हैं। एसी से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती है और तुरंत पूरा घर ठंडा हो जाता है। ये सब देखकर खुशी के मारे बच्चे झूमने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। धीरे धीरे शारदा आंखें खोलती है, देखती है बच्चे खेल रहे हैं, हरी घास वाली एसी चल रही है। ये देखकर शारदा को भी बड़ा अच्छा लगता है। माँ जी, मैं बाहर जाके ये हरी घास वाली एसी बेच कर आती हूँ। अब बच्चों का देखभाल कीजिए। माँ, अब हमारा ही घर इतना ठंडा है कि हम ठंडा पाने के लिए लोगों के घर पे पेड़ के नीचे खेलने क्यों जाए। अब हम अपने घर पे ही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले। आप चिंता ना करो। हाँ माँ, अब हम घर पे ही खेलेंगे। फिर दोनों घर पे खेलने लगते हैं। अनामिका वो हरी घास वाली एसी को उठाकर घर के बाहर ले आती है और बड़े ही कम भाव में उन एसीओ को बेचकर सुखी सुखी परिवार के साथ जीवन बिताती है। इस तरह अनामिका का अच्छा मन और विचार होने के कारण उसे मायावी घास वाली बोतल मिली और उसी मायावी घास वाली बोतल से उसे घास वाली एसी भी मिली, जिसे बेचकर वो पूरे परिवार को अच्छे से चलाने लगी। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
केले के पत्ते के बंडल को 25 साल की युवती अनामिका एक स्कूटर के ऊपर जाके रखती है। फिर स्कूटी चलाकर एक होटल के पास जाती है। वो 2 बंडल केले के पत्ते को रमेश जो काउंटर पे बैठा था वहाँ जाके रख देती है। रमेश उस होटल में कैशियर के तौर पे काम करता था। हाय अनामिका। हेलो, देखिए आपके कहे मुताबिक 2 बंडल केले के पत्ते लेकर आई हूँ। अब मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे जाना है और भी बाकी जगह डिलीवरी करनी है मुझे। वो सब तुम छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारे पास 10 मिनट है क्या? हे भगवान, 10 मिनट? मेरे पास तो उतना समय नहीं है। आप मुझे फोन पे कर दीजिए। भूलिएगा मत, अगर बिना पैसे लेकर घर चली गई तो मेरे पिताजी खाना नहीं देंगे। अनामिका, जब देखो तो यही केले पत्ते की डिलीवरी करते रहती हो। ये कोई जिंदगी नहीं है, बाकी और भी जिंदगी पड़ी हुई है, उसे पूरी तरह से एंजॉय करो। तुम एक बार उसके बारे में सोच के देखना। तुम क्या कह रहे हो राम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं एक चीज कह सकती हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरे घर पे आओ और मेरे माँ पिताजी से बात करो। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। इतना कहकर अनामिका शर्माते हुए वहाँ से मुस्कुरा के चली जाती है। रमेश भी बहुत खुश होता है। उस दिन रात के वक्त घर के बाहर रमेश, प्रसाद, शारदा एक बिस्तर के ऊपर बैठकर तीनों मिलकर बातचीत कर रहे होते हैं। शारदा, एक बार मैं कह रहा था, तुम्हें याद है कि पंडित जी ने एक लड़की के बारे में हमें कहा है, रविवार को जाके उस लड़की को हम देख आएंगे। नहीं पिताजी, मैं किसी लड़की को देखने नहीं जाऊंगा। मैं अनामिका नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इस रविवार उसने अपने घर पे हमें बुलाया है। मैं उसके घर पे इस रविवार जाना चाहता हूँ। ये अनामिका कौन है बेटा? तुम उसे कैसे जानते हो? तुम तो एक बड़े से होटल के कैशियर हो, फिर तुम उस लड़की से कहाँ मिले, कैसे मिले? माँ, वो पास के ही मंदारपल्ली गांव में रहती है। उनका केले का खेत है। मैं जिस होटल में काम करता हूँ वहाँ वो केले के पत्ते का सप्लाई देने आती है। हर दिन वो होटल में 2 बंडल केले के पत्ते देने आती है। वहीं पे परिचय हुआ और वहीं से प्यार हुआ। अब आप लोग बड़े हैं, जो करना है वही कीजिए। उसकी बातें सुन के शारदा और प्रसाद हंसने लगते हैं। रमेश समझ नहीं पाता है कि वो दोनों क्यों हंस रहे हैं। वो आश्चर्य होकर देखने लगता है। क्या हुआ पिताजी, आप लोग इस तरह क्यों हंस रहे हैं? बेटा रमेश, हम उन्हीं के घर जाने वाले हैं। अनामिका के पिताजी माधव है और माँ सावित्री। उनका एक ही केले का खेत है और एक ही बेटी है जिसका नाम अनामिका है। अब तो तुम खुश हो ना बेटा? थोड़ा मोड़ा खुश नहीं हूँ पिताजी, बहुत खुश हूँ। अब तुम इस बात को लेकर बहू के साथ मजाक कर सकते हो। उसे पता है रविवार को तो उसके घर पे कोई आने वाला है, पर ये नहीं पता कि वो तुम ही हो। प्रसाद कह ही रहे थे कि तब तक रमेश का फोन बज उठता है। देखता है उसमें अनामिका कॉलिंग दिखा रहा है। माँ, अनामिका ही अभी फोन कर रही है। बहू को ऐसा कुछ मत कहना जिससे वो दुखी हो जाए। इस तरह कहने पे रमेश फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। अनामिका अपने बगीचे में एक बेंच पर बैठी होती है और रमेश अपने छत पे होता है। हाय अनु, क्या हुआ? अभी फोन की तुम? इस तरह कहने पे अनामिका घबराते हुए कहती है, अब मैं क्या कहूँ राम? पिताजी कह रहे थे कि कल कोई शहर का लड़का आ रहा है अपने परिवार के साथ मुझे देखने के लिए। मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है। ये सुनकर रमेश दुखी होने का अभिनय करते हुए, क्या कह रही हो अनामिका? तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? सुबह होटल में तुमने कहा कि घर पे आके माँ पिताजी से बात करूं। अब तुम कह रही हो कि कोई और आ रहा तुम्हें देखने। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फिर मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो राम। उनके आने से पहले ही तुम अपने माँ पिताजी को लेकर मेरे घर पे आ जाओ और मेरे बारे में बात करो। माँ पिताजी को क्यों दुखी देना अनामिका? उसी से शादी करो जहाँ तुम्हारे माँ पिताजी चाहते हैं और खुश रहो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, देवदास बन जाऊंगा। ऐसा क्या? कौन सा देवदास होगे राम? इंग्लिश वाले देवदास या हिंदी वाले देवदास? बताओ राम, कौन सा देवदास होगे? अगर मेरे देवदास होने पे तुम्हें खुशी मिलती है तो फिर मैं दोनों देवदास हो जाऊंगा अनामिका। जाओ जाके अपना चेहरा शीशे में देखो। मुझे पता चल गया है कि कल तुम ही आ रहे हो मुझे देखने। मैं तो तुम्हारी टांग खिंचाई कर रही थी और तुम भी मेरे साथ खेल रहे थे। इस तरह वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर बड़े ही प्यार मोहब्बत से बातचीत करते हैं।
वो रात निकल जाती है। अगले दिन अनामिका के घर पे दोनों परिवार वाले इकट्ठा होते हैं। अनामिका और रमेश एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एक दूसरे से परामर्श करके बड़े लोग शादी का दिन तय कर लेते हैं। बहन जी, भाई साहब, आप लोगों को तो मेरे बारे में। हमें पता है भाई साहब, आपके पास एक ही केले का खेत है और एक ही बेटी है अनामिका, और आप अपनी बेटी को वो केले का खेत देना चाहते हैं। हाँ भाई साहब। इस तरह सभी लोग बैठकर बातचीत करते हैं। फिर निर्धारित किया गया दिन में रमेश और अनामिका की धूमधाम से शादी हो जाती है। अनामिका अब ससुराल में आ जाती है। घर का काम काज खाना पकाने के बाद अनामिका केले पत्ते की डिलीवरी करके खुशी खुशी जीवन काट रही होती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन होटल के मालिक सुदर्शन दुखी होकर रमेश को साथ लेकर घर पे आते हैं। दोनों आकर सोफे पे बैठते हैं। शारदा प्रसाद उन्हें देखकर काफी चिंतित हो जाते हैं। अनामिका, हमारे मालिक सुदर्शन बाबू के लिए जाके थोड़ा ठंडा पानी ले आओ। रमेश, पूरी बात बता दो, समय क्यों बर्बाद करना। क्या हुआ है सुदर्शन बाबू? आज तक कभी आप हमारे घर पे नहीं आए, जरूर कुछ मामला है, जरा बताइए ना। मैं कहूँगा तो सही नहीं होगा मैडम, रमेश ही सब कुछ खुल के बताएगा। रमेश के एक हस्ताक्षर के कारण उसे अब जेल जाना पड़ रहा है। इस तरह सुनकर शारदा प्रसाद और अनामिका तीनों ही आश्चर्य हो जाते हैं। फिर वो खुद को संभालते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। बाबू, आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे पति अपने दोस्त की बात सुन के उसे 5 लाख रुपए की श्योरिटी दिया था। अब वो पैसा रमेश को देना पड़ेगा, नहीं तो उसे जेल जाना पड़ेगा। जेल जाने की क्या जरूरत है? हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए, हम कैसे भी करके पैसों का बंदोबस्त करके आपको दे देंगे। अनामिका की ये बात सुनकर सुदर्शन बाबू भी मनी मन सोचने लगते हैं। अगर मैं रमेश को पुलिस के हवाले कर दूं, तो उसे वो जेल भेज देंगे, फिर कोर्ट का चक्कर लगेगा। इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा? बेहतर है कि मैं ही समय दे दूं। मनी मन सोचते हैं और फिर बाहर कहते हैं, ठीक है, मैं तो तुम्हें समय दे दूंगा, पर 5 लाख रुपए तुम कहाँ से लाके दोगी? मेरा सपना था केले पत्ते का चिकन फ्राई बनाकर व्यापार करूं। उसके लिए सारा बंदोबस्त किया हुआ है। अब बस मुझे और भी ज्यादा होटल्स में जाके केले पत्तों का अच्छे से डिलीवरी करनी होगी। अनामिका की ये साफ साफ बातें सुनकर सुदर्शन उसे 1 महीने का समय देकर चले जाते हैं। इस तरह समय निकलता है। रमेश के शहर में होटल के सामने ही अनामिका केले पत्ते का चिकन फ्राई का व्यापार शुरू करती है। चिकन प्रेमियों के लिए है एक खुशखबरी, आज से हर दिन यहाँ पर आपको केले पत्ते का चिकन फ्राई मिलेगा। आज तक आपने मटका चिकन फ्राई, बैम्बू चिकन फ्राई बस यही खाया, कभी केले पत्ता का चिकन फ्राई नहीं खाया। अब मेरे ठेले पे आपकी वो इच्छा भी पूरी होगी। आप यहाँ पे आपका पसंदीदा केले पत्ते का चिकन फ्राई खा सकते हैं। यहाँ पर आइए और अपने पसंदीदा चिकन फ्राई खाइए। इतना कहकर अनामिका चिकन को केले पत्ते के ऊपर रखती है और उसे अपने गैस स्टोव पर पकाने लगती है। थोड़ी देर के अंदर ही जो ग्राहक अनामिका की दुकान पे आया था, उसे वो केले पत्ते का चिकन फ्राई खिलाती है। इससे वो उस दिन अच्छा पैसे भी कमाती है। इस तरह दिन निकल रहे थे। हर दिन अनामिका जो पैसे ठेले से कमाती थी, वो सुदर्शन बाबू को देती थी और हिसाब भी रखती थी। कुछ ही दिनों के अंदर रमेश का लिया हुआ श्योरिटी का पैसा वो क्लियर कर देती है और रमेश को जेल जाने से वो बचा लेती है, जिस वजह से शारदा और प्रसाद को थोड़ी राहत मिलती है। शारदा अनामिका को धन्यवाद कहते हुए कहने लगती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने केले पत्ते का चिकन फ्राई बनाकर इतनी मेहनत से पैसे कमाए और हमारे बेटे रमेश को तुमने जेल जाने से बचा लिया। क्या कह रही है माँ जी? अगर पिताजी को ऐसा कुछ होता तो आप कोशिश नहीं करती क्या उन्हें बचाने के लिए? बताइए आप। लेकिन बहू, तुमने जितना किया उतना तो नहीं कर पाती। ऐसा हो सकता था कि मैं लोगों के पास जाके मदद के लिए कहती। मेरे में तो व्यापार करने का भी अकल नहीं है। मैं शायद मायके जाती और सबसे कहती पैसे देने। चाहे कुछ भी हो माँ जी, आप अपने पति के लिए कोशिश करती ना। मैंने भी वही किया। बस यही बात है माँ जी, अब मुझे व्यापार का शौक था, इसीलिए मैंने व्यापार किया। बात ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बस हमें हमारे पति को बचाना है, चाहे वो कैसे भी हो। मैंने व्यापार करके पैसे इकट्ठा किया और अपने पति को बचाया। अनामिका की बातें सुनकर प्रसाद बहुत खुश होते हैं। उस दिन से
पूरा परिवार एक साथ मिलके केले पत्ते का चिकन फ्राई बनाकर बेचने लगते हैं, जिससे वो बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं और सुखी सुखी जीवन बिताने लगते हैं।